अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लेसन नंबर 29 कर रहे हैं, साइकोलॉजी 101 का। 28 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो शुरू करने से पहले करें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड थिंकिंग। कोऑर्डिनेशन बेसिकली चीज़ क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम समझते हैं कि, या यूं कह लें कि द प्रोसेस ऑफ नोइंग, किसी चीज़ के बारे में जानना या इल्म रखने को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ये हाई मेंटल प्रोसेस होता है। इसके थ्रू हम इंसान समझ सकता है दुनिया को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, यानी दे सकता है और ले भी सकता है। दूसरों को जज भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, इवन कम्युनिकेट कर सकता है नॉलेज को एक दूसरे के साथ। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन को। अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सिमिलर है थिंकिंग के, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, ये हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखिए, थिंकिंग हमारे इल्म में कोई चीज़ होगी तो हम सोचेंगे। थिंकिंग को हम सोचना कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इल्म में होना, यानी हमें पता होना चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि चाइनीज़ है क्या। सो ज़रूरी होता है किसी चीज़ को सोचने से पहले उस चीज़ के बारे में इल्म रखना। इसलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सिमिलर होता है थिंकिंग के। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था जी, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो याद रखें, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जी साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी रिलेटेड, जैसे कि हमें पता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ माइंड, यानी सारा मेंटल प्रोसेस। तो इस अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी रेफर करेगा मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या होता है? अब ये ऐसे करता है कि इंसान के अंदर व्यू करेगा, यानी इंसान के अंदर देखेगा कि वो किस बात पे आर्गुमेंट करेगा, किस बात पे उसका दिमाग क्या चीज़ सोच सकता है, यानी कि उसके कितना मजबूत उसका बिलीफ होगा, वो कितना डिज़ायर रखता है, उसकी इंटेंशन क्या है किसी बात को लेकर। अब इस सारे प्रोसेस को जो कहते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। याद रखें, इंसान जो होता है, मेंटल प्रोसेस जो होगा ना, ये हम कैसे समझ सकते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू मेंटल प्रोसेस को, ओके। Especially when a lot of abstraction and concentration is involved, or a process such as involving knowledge, expertise, or learning, for example, art, for example, art at work. अब देखें, अब किसी चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चीज़ क्या है? अब किसी चीज़ का हमें इल्म तो है, बट अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हम किसी काम पे जा रहे हैं, हमें इल्म है कि वो काम कैसे करना है, अगर नहीं होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। अब हमारा कोऑर्डिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारे इंटरनल माइंड के अंदर चलेगा और वो मेंटल स्टेट पे आ जाएगा। फिर हमें पता होगा ओके, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और यूं हमें पता चल जाएगा कि अपना काम किस तरह करना है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाता है, ये सारा चीज़। एक और बात यहाँ जी कही गई, इट इज़ आल्सो यूज इन अ वाइडर सेंस टू मीन द एक्ट ऑफ नोइंग or a knowledge, and may be interpreted in a social or cultural sense to describe the emergent development of knowledge concept with a group that culminate in both thoughts and action. अब हम देखते हैं जी प्रॉपर डेफिनेशन कोऑर्डिनेटिव साइकोलॉजी की। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that study coordination and related areas and issue। 2 मार्क्स आपका क्वेश्चन बन सकता था कि define cognitive theory, define cognitive theory, cognitive psychology। मैं कह रही थी cognitive theory, वो coordination theory थी, वो और थी psychology। ये जी कॉग्नेटिव होता है, ये कॉग्नेटिव साइकोलॉजी। हम कॉग्निशन प्रोसेस देख रहे थे, अब कॉग्नेटिव साइकोलॉजी। आप लोगों को याद होगा हमने कॉग्नेटिव थ्योरी पढ़ी थी, जो मजे में बार बार आ रही थी, बट कॉग्नेटिव साइकोलॉजी। अब इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे? 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन हो सकता था। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी कोऑर्डिनेशन एंड रिलेटेड एरियाज एंड इश्यूज।
ये वो स्टडी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एरियाज और उसके इश्यूज पढ़ेंगे। अब यहाँ जो बात मैंने आपको ऊपर बताई थी कि कोऑर्डिनेशन इज कॉमनली नोन एज थिंकिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे आके बता दी गई है, सिमिलर है या कॉमनली हम कोऑर्डिनेशन को आम जुबान में सोचना कहते हैं। अब सोचना क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग कर रहे थे व्हाट इज थिंकिंग, तो अब डिटेल्स हम चल रहे हैं जी। The information that our mental faculties receive or generate is in the form of mental representation. These mental representation may be in a various form. For example, in terms of words, visual image, or maybe sound. अच्छा, अब हमें यहाँ आके ये बताया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट या वो चीज़ जिसे सुनने के बाद या जिसे देखने के बाद हमारा दिमाग एक काम करे, रिसीव करे और जनरेट करे एक इमेज, बेबी साउंड प्रोड्यूस कर दे, बेबी कोई वर्ड कोई अल्फाज बना दे। हम देखते हैं यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग फ़ौरन से बताएगा कि ई के बाद आता है एफ। अब ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं थिंकिंग यानी सोचना। अब यहाँ भी हमारे पास जी दो थे साइकोलॉजिस्ट, मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे। वर्ड्सवर्थ, अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो सोचना होता है वो मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है। बट एक और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रश ने कहा कि देखें बिहेवियर थिंकिंग वो बिहेवियर है दिमाग का जिसकी वजह से हमें किसी सब्जेक्ट को देख के कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आना चाहिए। कोई चीज़ जिसे हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में उसे अपीयर होना चाहिए, बेशक वो फिजिकली ना हो बट हमारे सेंसेस में होनी चाहिए, उससे हम सोचना कहते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल्स चलते हैं जी सोचने को, क्योंकि चैप्टर आपका थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय दीज मेंटल रिप्रेजेंटेशन आर मैनिपुलेटेड। याद रखें, थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दी इन रिप्रेजेंटेशन को, इनको एक नए फॉर्म के अंदर, एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम कैसे करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अकर होती है, फॉर फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हमसे होगा, हम लोग फाइंड करेंगे आंसर, हमारे दिमाग के कहीं ना कहीं कोने में मौजूद होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सिंपल फॉर फाइंडिंग फैक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग रियलिटी। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आपका इसमें से कुछ भी नहीं आता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जी, थिंकिंग इज सब्टल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये आपके पास MCQs भी बन सकता था एंड क्वेश्चन भी आ सकता, बट ज़्यादा इसके चांसेस MCQs के थे। अब मैं MCQs तो आपको हाईलाइट करके बता ही दूँ, मतलब मुझे जहाँ याद आएगा तो मैं आपको MCQs बता दूंगी। ये MCQs में आ सकता था, थिंकिंग इज सब्टल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। थिंकिंग एक मुकम्मल और एक मुसलसल चलने वाला प्रोसेस है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इंट्रिकेट, कम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड एंड येट क्वाइट मशीन इन द यूनिवर्स। याद रखें, हमारा दिमाग जो होता है वो इंट्रिकेटेड होता है, कम्प्लेक्स भी होता है, सोफिस्टिकेटेड भी होता है और एक खामोश मशीन है यूनिवर्स की। आपके पास 5 मार्क क्वेश्चन आता था जी, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। ये 2 का भी आ सकता है, पर 5 का अगर 2 का आता है तो आप लिखेंगे मेंटल इमेज एंड कॉन्सेप्ट। बट इफ अगर 5 का आता है तो आप इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे। अब जी हम देखते हैं जी मेंटल इमेज होता क्या है। जैसे कि हमने बात की थी कि सोचना, रश ने कहा था कि सोचना मतलब वो होता है कि किसी चीज़ को देख के फ़ौरन से हमारे दिमाग में एक इमेज प्रोड्यूस हो जाए सब्जेक्ट को, बेशक वो फिजिकली ना हो बट हमारे सेंसेस में होना चाहिए। सो हम यहाँ देखते हैं जी वो चीज़ की इमेज क्या होता है, जो मेंटल इमेज होता है। देखिए, मेंटल इमेज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है थिंकिंग प्रोसेस का, यानी एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट होता है, इनफैक्ट अ मेजर पार्ट ऑफ अवर थिंकिंग। यही चीज़ मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इमेज। अब ये जो इमेज होते हैं ना, ये हमारे काफ़ी मेजर पार्ट्स होते हैं। हम किसी चीज़ को जानेंगे तो हमें मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें इल्म होगा तो हम उसके बारे में इमेज प्रोड्यूस हमारा दिमाग करेगा। अब हम लोग जब स्पैरो कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन से एक इमेज प्रोड्यूस होगा जिसमें हमें पता चलेगा ओके चिड़िया छोटी होती है, चिड़िया इस कलर की होती है, सो ऑन। ये चीज़ें बनती हैं, ये हमारा मेंटल इमेज प्रोड्यूस करता है। These are mental representation of the object. याद रखें, ये mental representation of the object है, and events that we are or we have been in contact with.
याद रखें ये वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट की या इवेंट की होती हैं जो हम एक दफ़ा फेस कर चुके होते हैं या हमारा उनके साथ कोई रिलेशन रहा होता है, मतलब हम उन्हें महसूस करते हैं। दीज इमेज आर नॉट नेसेसरी विजुअल इन नेचर। याद रखें ये इमेज ज़रूरी नहीं होता कि नेचर में भी विजुलाइज हो सके। इमेज कैन बी रिलेटेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इमेज किस चीज़ से रिलेट करते हैं? सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब जिस साइकोलॉजिस्ट ने ना एक एक्सरसाइज डेवलप की इन्हांस करने के लिए उन लोगों की एबिलिटी टू वर्क ऑन देयर मेंटल इमेज। अब उन्होंने किया जी कुछ टेस्ट रखे, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दी। अगर आप मैथमेटिक के तो आपको थ्योरम्स दिए, आपको प्रॉब्लम्स दी कि ओके इन्हें सॉल्व करें। इवन फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चलते हैं, वो दी गई ताकि आप लोग इंसान उसे कर सके, अपने एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। Images are also used as an important tool in ओके एक और क्वेश्चन आपके पास बन रहा था जी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टूल फॉर हैंडलिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर हम किसी चीज़ का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, ये साइकाइट्रिस्ट कैसे हैंडल करते हैं? तो याद रखें वो इमेजेस होते हैं। इमेजेस आर आल्सो यूज एज इम्पोर्टेंट टूल इन इंटरवेंशन डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, अब योगा हो गया, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती हैं जी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। इमेज होप्स आपको समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जी चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है? Objects, event or people sharing common characteristics, properties are characterized and classified as one. This characterization is known as concept. अब किसी खास या किसी भी इवेंट का या किसी ऑब्जेक्ट का या पीपल का कोई चीज़ है जो इंसान शेयर करता है, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आप उसे जवाब देते हैं कि आप शेयर कर रहे हैं अपनी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, मतलब कुछ बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन होता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप उसे बताएंगे कि 2 लड़कियां 3 लड़के और बस इतना ही, 2 लड़के और 3 लड़के हैं। बट आप इस आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं, आप ये कहेंगे कि एक लड़की विद हाइट विद अ टॉल हाइट विद ब्राउन हेयर, सेकंड वन इज स्मॉलर विद अ ब्लैक हेयर, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। किसी चीज़ को समझना, आपके नज़रिए को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बेसिकली जो नज़रिया होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप महसूस करते हैं, आप जब दूसरे इंसान को बताएंगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट होगा। ये आप पर रिकॉर्डिंग है कि आप कैसे किसी इंसान का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी कि उसे बताते हैं कैसे। अब वही चीज़ मैंने आपको कहा कि हु आर योर क्लास फेलोज, तो यहाँ बताया गया जी एक छोटी लड़की हो सकती है, एक मीडियम हाइट बॉय हो सकता है, इवन अ टॉल गर्ल, अ टॉल बॉय, या एक लड़की विद लॉन्ग हेयर एंड वन बॉय हु इज बॉल्ड। अब ये हम लोग एक इंसान के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि उसने सारा कुछ बता दिया, वे कंफ्यूजन ख़त्म कर दी गई। भाई एक लड़की है वो शॉर्ट होगी, दूसरी मीडियम हाइट बॉय होगा, तीसरी लड़की टॉल होगी, चौथा लड़का भी टॉल होगा, एक लड़की होगी जिसके बाल लंबे हैं, एक जो होगा वो। अब यूं भी आंसर दिया जा सकता था 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, बट डिटेल बता दी। कुछ लोग होते हैं जो डिटेल्स बताते हैं, वो लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड चलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जेंडर। ये जेंडर की कॉन्सेप्शन थी। यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट, ये हम लोग फर्नीचर की भी बता सकते हैं। एवरीथिंग विच अकर इन फ्रंट ऑफ अस इन आवर यूनिवर्स हैव अ कॉन्सेप्ट। आप लोग किसी चीज़ को जैसे देखेंगे, आपके अंदर जो नज़रिया आपका बनेगा, आप उस ही को डिस्कस करेंगे, यानी आगे बताएंगे। सो एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्सेप्ट। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट देखते हैं जी इन थिंकिंग वर्ल्ड, यानी दुनिया में। कॉन्सेप्ट आर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इवन पीपल दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। वही चीज़ यहाँ पे आके बता दी गई। कॉन्सेप्ट मेक पॉसिबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉग्निटिव category and enable us to organize complex phenomena into a simpler and conventionally manageable form. Imagine how many things we are in contact with the
within the world around us. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए जी, कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को कर दे, अगर पॉसिबल कर सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉग्निटिव कैटेगरीज। अब वो हमें हम किसी चीज़ को देख के बता सकते हैं कोई कितना मुश्किल चीज़ है या कोई कितनी सिंपल है, कितने को हम मैनेज आसानी से कर सकते हैं और कितने को नहीं कर सकते। अगर आप इमेजिन करें कि आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका नाम आपको आता है, सो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। यहाँ पे आपके पास एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन रहा था, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ये आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ सकता था, वेरी इंपॉर्टेंट था, मैं इसे सिंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देती हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज इवन आ सकता था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है देयर आर 3 में कितने मेन टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो आप बताएंगे 3 मार्क्स का आएगा ना, तो आप ना भी देंगे। या सिंपल आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आप लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन कॉन्सेप्ट। कौन कौन से हैं, अगर सवाल ये आता है तो आप लिखेंगे आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, नेचुरल कॉन्सेप्ट एंड प्रोटाइप कॉन्सेप्ट। अब आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? कॉन्सेप्ट दैट हैव अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट एंड फीचर। याद रखें, वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर यूनिकनेस होती है, यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स होते हैं और फीचर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें इजीली डिफाइन किया जा सकता है कि एलिब्रेट किया जा सकता है। बहुत आसान होते हैं ये वो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बेसिक सारे नज़रिए सबके एक जैसे ही होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ने कहा जी रेक्टेंगल हैज़ टू अपोजिट साइड इक्वल, इफ़ इट इज़ नॉट इन दिस के नॉट द केस देन इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। अब जो नज़रिया आम तौर पे सारों के पास होता है वो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसे आसानी से हम बता सकते हों, डिफाइन कर सकते हों। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और काइंडली मुझे बताइएगा कि मैं जिस तरह अब पढ़ा रही हूँ वो बेहतरीन है या नहीं, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद आहिस्ता बोल रही हूँ। नेचुरल कॉन्सेप्ट। अब नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ें होती हैं? इन ए फेमिलियर नोन relatively simple concept that have rather loose features to define and explain them. These concepts are not universal in nature. Okay. आप एक बात याद रखिएगा, artificial concepts are these concepts are universal. ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी सारी दुनिया मानती है, यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ये आपको डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता था। और ये जो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सल नहीं होते। अगर हम कह दें, वही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दोबारा उठाई कि रेक्टेंगल हैज़ टू अपोजिट साइड, इफ नॉट इज नॉट, दिस इज नॉट ए केस इन द नेचुरल कॉन्सेप्ट। अब जी क्या चीज़ हो सकते हैं नेचुरल कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट जो काफ़ी आसान तो होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स ख़त्म भी किए जाते हैं, बताए आसानी से जा सकते हैं, बट ये यूनिवर्सल नहीं होते, ये आपके नज़रिए के मुताबिक होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वही एग्जांपल लें कि रेक्टेंगुलर की दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अगर ऐसा ना हो तो वो रेक्टेंगुलर नहीं है। ये गलत है नेचुरल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब नेचर कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है? देखें, इंसान जो मुख्तलिफ इंसान अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो वो जो जानवर बनाएंगे वो डिफरेंट होंगे, उनकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होंगी, इवन इनकी एक्सप्लेनेशन मुख्तलिफ होंगी। बहुत अगर ईजी कर दे तो कह दे कि आप लोग कोई चीज़ बनाते हैं, जो नज़रिया आप अपने अंदर से महसूस करते हैं वो नेचर कॉन्सेप्ट होता है। देखिए नेचर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो जो आप खुद महसूस करें वो नेचर कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब जी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया, सिंपल एंड कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है जी? सम कॉन्सेप्ट आर सिंपल इन द सेंस दैट दे आर क्लियरली डिफाइंड। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिसे हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर। आसान है, स्क्वायर कैसा होता है वो बताया जा सकता है, ट्राइंगल बताया जा सकता है। जो चीज़ें बहुत ईजी हों उन्हें हम सिंपल एंड कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। These may be obvious, overlapping and even abstract, bird और a chair। देखा, सिंपल आ गया ना। अब हम यहाँ थोड़ा सा रह गया था, रुके मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ।
कम्प्लेक्स फीचर की डेफिनेशन। हमने सिंपल की तो देख ली कि सिंपल कौन से होते हैं जो आसानी से बताए जा सकें। यहाँ पर रह गया था जी कम्प्लेक्स फीचर ऑफ कम्प्लेक्स फीचर, वो कॉन्सेप्ट जिन्हें हम मुश्किल से डिफ़ाइन करते हैं, जिन्हें डिफ़ाइन करने के लिए वैरायटी ऑफ वेज ज़रूरत होती हैं। मार्क बाय सेट कहलाते हैं, मार्क बाय सेट किया जाता है तो वो कम्प्लेक्स फीचर्स में कहलाते हैं। जो चीज़ बहुत मुश्किल होगी उसे कम्प्लेक्स कहेंगे, जो सिंपल होगी इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन उसे हम सिंपल कहेंगे। आगे जी हमारे पास आ रहा है जी, मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी आर इन कॉन्टेक्ट with in our everyday life are not as easy to define as a square or triangle, defining obsessive and compulsive disorders। अब देखें यहाँ पे कहा जा रहा है, देखें हमारी ज़िंदगी में लाजिम नहीं ही होता कि जिस चीज़ से हमारा रोज़ सामना हो वो आसान हो बताना। जैसे कि स्क्वायर को हम आसानी से बता सकते हैं, ट्रायंगल को बता सकते हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एवरीथिंग समथिंग। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कैसे बताएं कि हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, नहीं डिफाइन कर सकते हम किसी को, पूरी डिटेल्स नहीं बता सकते कि कैसे हुआ या क्या है। सो इट्स अ डिफिकल्ट डिसऑर्डर, डिफिकल्ट फीचर। अब जी हम चलते हैं प्रोटाइप की तरफ। प्रोटाइप क्या चीज़ है? प्रोटाइप आर यूज्ड टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट आइडियाज that cannot be defined in a clear cut and straightforward manner। अब प्रोटाइप में होता क्या है? अब देखिए हमें पता चल गया कोई चीज़ बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, किसी को समझाना, किसी के सामने अपना नज़रिया पेश करना काफ़ी मुश्किल है। अब हम जब देखते हैं कि इसे कैसे डिफाइन किया जाए तो साइकोलॉजी में एक ब्रांच को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे कहा गया प्रोटाइप। अब इसमें उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को जो आसानी से समझे नहीं जा सकते थे, जिन्हें हम क्लियर कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता नहीं सकते थे, उसे इसने डिफाइन करना शुरू कर दिया। जैसे कि अ प्रोटाइप ऑफ अ टेबल कैन बी द डाइनिंग टेबल और प्रोटाइप ऑफ बर्ड कैन बी क्रो। अब हमें बताया गया, देखें टेबल तो सारे एक जैसे होते हैं, बट डिफ़िकल्ट है कि हम कैसे बताएं कि किस खाने का टेबल है या वैसी टेबल पड़ा हुआ है। तो हमने बताया जी एक डाइनिंग टेबल है, इसके प्रोटेक्ट कर दिया हमने डाइनिंग टेबल। अब हमें पता चला जी बर्ड है, अब कौन सा बर्ड है तो हमें पता कैसे चलेगा ये क्रो है या स्पैरो है, तो फॉरन से प्रोटाइप एक्टिव होगी तो बता देगी इट्स अ क्रो। अब एग्रीमेंट देख लेते हैं जी प्रोटाइप के ऊपर क्या हुए। Usually, people in a society or those belonging to the particular discipline are anonymous about the prototype of a concept. For example, if we have to give prototype of a vehicle, then we will talk about a car and not an escalator or elevator. Although these also move and take us from one place to another। अब यहाँ कहा गया, देखें मतलब इनका कहा इशू खड़े किए गए या उनके अगेंस्ट बात की गई कि देखिए बहुत से सोसाइटी में ऐसे इंसान पाए जाते हैं जिनके अपने डिसिप्लिन होते हैं या वो एक ख़ास एरा से आते हैं या ख़ास उनका नज़रिया होता है। उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट, प्रोटाइप का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो या क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम उनसे कहें कि आप व्हीकल के बारे में बताएं तो वो फ़ौरन से बात करेंगे कार के बारे में, वो ना कि ये एलिवेटर के बारे में बात करेंगे या एस्केलेटर के बारे में बात करेंगे। बट देखिए एलिवेटर और एस्केलेटर जो होते हैं ये भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, मूव भी करते हैं, बट दिस आर नॉट व्हीकल। ये था जी इसका। अब आ जाते हैं थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचना और उसके आगे आर्गुमेंट करना या रीज़न करना, क्वेश्चन करना। क्या होगा अब थिंकिंग, और हम थिंकिंग को, होप से आपको थिंकिंग समझ आ गई होगी, हमने थिंकिंग काफ़ी डिटेल्स देख लिए। अब देखते हैं जी, ओनली ह्यूमन कैन थिंक इन ways which no other organism is able to, as they have the ability to contemplate, analyze, recollect, and plan out and carry out those behaviors. Humans are the only ones who are capable of using foresight as well hindsight। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा देखें इंसान जो होता है वो ही एक बेहतर सोच सकता है, यानी कि वो हर बात को एक बेहतरीन अंदाज में सोच सकता है बनिस्बत और ऑर्गेनिज्म के।
क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है, वो कंटेम्पलेट कर सकता है, वो एनालाइज करता है, वो रिकलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, फिर प्लान बनाता है, फिर कैरी आउट करता है उस सारे बिहेवियर्स को। ह्यूमंस के पास किस चीज़ के वो कैपेबल होता है जी ह्यूमन, तो याद रखें वो फोरसाइट और हिंडसाइट दोनों के कैपेबल होता है। इवन व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग, याद रखें जब हम सोच नहीं रहे होते तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। कभी कभी हम हम खामोश, हमारे पास कुछ नहीं है, बट सडनली हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है, यानी सोचना शुरू कर देता है। आप अकेले बैठे हैं, आपके पास करने को कुछ नहीं है, बट आप सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि दिमाग हर टाइम थिंक कर रहा होता है। अब वो क्या सोचता है, कभी अपने प्रेजेंट के बारे में लेकर परेशान हो रहा होगा, कभी पास्ट को लेकर गिल्ट में आ रहा होगा, कभी फ्यूचर को लेकर वरिड होगा, या कभी उसे अच्छी यादें आएंगी, हैप्पी, बट कभी अच्छी कम ही आती हैं, ज़्यादा अनप्लेजेंट होती हैं, और फेवरेट और नॉट सो फेवरेट थिंग्स, एवरीथिंग, हर चीज़ उसके दिमाग में आ रही होती है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं डे ड्रीमिंग। ये एक फॉर्म होती है थिंकिंग की। याद रखें इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग। हम खाली हाथ जब बैठते हैं, यानी कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो तभी हमारा दिमाग सोच रहा होता है अपने पास के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अच्छी और बुरी यादों के बारे में। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या चीज़ होती है जी, ये क्वेश्चनिंग, बेसिकली इट्स क्वेश्चनिंग, मतलब कि हर चीज़ पे सवाल उठाना। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज रीजन, लॉजिक, past experiences, learned information for mental processing, for decision making and problem solving। अब जी यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेजेस आ गया था इसका, रीजनिंग का, ये इसका एडवांटेज था रीजनिंग का ना। अब हम रीजनिंग क्या चीज़ होती है, वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम किसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, या हम बताते हैं देखें पास्ट में ऐसा हुआ था हमारे साथ, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताते हुए अगले फ्यूचर में हम सोच समझ कदम उठाते हैं। या इन्फॉर्मेशन को हमें पता चलता है, बूढ़े बुजुर्ग जो हम लोग कहा करते हैं ना कि बूढ़े बुजुर्गों ने ऐसे किया, वो उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, आप लर्न किया आपने इन्फॉर्मेशन को, तो फिर आपके दिमाग में एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सेट हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन या इस रीजनिंग की वजह से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब जज जो होते हैं वो रीजनिंग करते हैं, जज पूछते हैं बताओ क्या क्यों किया, अब वकील दलाइल देते हैं, ये दलाइल भी रीजनिंग में आते हैं। याद रखें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रीजनिंग में आएगी, ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। अब देखते हैं जी डिडक्टिव रीजनिंग क्या चीज़ होती है। Deductive reasoning is the process whereby logical conclusion, inferences, and implications are drawn by using a set of assumptions. These inferences are then generalized over and applied to specific cases. The assumptions or premises that are used for drawing conclusion are thought to be true or based upon reality, yani reality. In many cases, they are considered to be unchallengeable. But at times these premises may turn out to be false when tested in reality. अब जी वो डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजंस जिनके जो कंटेन करते हैं एक लॉजिक को, एक इन्फ्रेंस को, एक इम्प्लीकेशंस को, जो कि अमल कराती हैं सेट्स ऑफ एग्जाम्पशंस पर, यानी कि ऐसे सोचें जिनके सोच कर या जिनको देख कर आपके पास सबूत इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल जज की लेते हैं। जज अगर करता है किसी केस पे सुनता है किसी को, तो वो उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग आएगी, उससे पता चलेगा कि इन्फ्लुएंसेस आएंगे, उसके इम्प्लिकेशंस होंगी, फिर वो सारी कुछ सोच के ना उनको तो फिर एक फ़ौरन से नतीजे पर आ जाएगा। अब वो जो नतीजा होता है जिस पर हमारा दिमाग बेसिकली एक जज है, हमारे बाकी प्रोसेस उसे बता रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे रीज़न हुआ, ये काम किया तो इसका ये लॉजिक था, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये थे, ये सब कुछ था। हमारा दिमाग एक सेट करता है कॉन्सेप्शन को, यानी कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसे बदला नहीं जा सकता। बट याद रखें अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट हमें बताए जाते हैं वो ट्रू होते हैं, या हमारे दिमाग में जो सेट हो जाते हैं वो ठीक होते हैं क्योंकि हम लॉजिक रखते हैं। बट हर टाइम ऐसे नहीं होता।
अब वो एक वो जो कहते हैं कहावतें या मुहावरे तो कहावतें नहीं होती, दैट इज एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो जो कहते हैं ना भाई, वो काली बिल्ली रास्ते से गुजरेगी तो काम खराब हो जाएगा। ये आपकी डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाता है। यानी कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग का एक बिलीफ है कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी, देखें हर बार ये ऐसे नहीं होता कि ये प्रेमिसेस जो होते हैं ये ट्रू ही हों, ये फाल्स भी हो सकते हैं जब इन्हें हकीकत में टेस्ट किया जाता है। वो सोचें वो कॉन्सेप्ट जिन्हें हकीकत में टेस्ट नहीं किया जाता बट हमारे दिमाग में वो बिल्ड हो जाते हैं ड्यू टू सम सेट ऑफ एजम्पशंस, तो उन सब को डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। अब जैसे कहा जाता है सारे मर्द बहादुर हैं, ऐसा नहीं होता, सारे मर्द बहादुर नहीं होते। और मैन डू नॉट क्राई, मर्द रोते नहीं हैं। बट ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे माशरे में कि मर्द रोते नहीं हैं, बट मर्द रोते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और आ गया था, a symbolism contain a series of two assumptions or premises that are used for drawing conclusion. For example, अब देखें कहा जाता है सारी औरतें बहुत बातूनी होती हैं। ये देखें आधा जो सेट होता है वो डिडक्टिव आ गया, बट एन एज अ वोमन इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिलीव, इट्स अ यकीन, मतलब ये यकीन है कि एना औरत है। बट ये कह देना कि औरतें सारी बहुत बोलती हैं तो ये गलत होता है। बट मैं बहुत बोलती हूँ ये मुझे पता है, और आपको भी अब तक अंदाजा तो हो ही गया होगा मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। People from less developed culture mostly rely on a concrete modes of reasoning. याद रखें जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, रुके मेरे भी तोहम प्रस्ती गाइस, डिडक्टिव रीजनिंग होता है तोहम प्रस्ती, बेसिकली से तोहम प्रस्ती कहा जाता है। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट जिसे हमारे दिमाग में बिठा दिया गया बगैर हमने उसे टेस्ट किए, बगैर समझे, बगैर हकीकत में देखे उस पर ईमान ला दिया। जैसे कि यही मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि औरतें बहुत बोलती हैं, सारे मर्द बहुत बहादुर होते हैं, मर्द रोते नहीं हैं इवन। ये सारा कुछ हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग के एग्जांपल्स हैं। अब याद रखें जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ या कल्चर्स, इवन कल्चर्स, वो जो होते हैं वो कंक्रीट मोड्स ऑफ रीजनिंग पे रिले करते हैं। यानी कि उनके नज़दीक हर चीज़, मतलब वो तोहम प्रस्त होते हैं। जो कम तरक्की याफ्ता होते हैं, कम समझे पढ़े लिखे होते हैं, वो तोहम प्रस्त होते हैं। This sort of difference is largely due to the type of high quality, sophisticated education, variety of learning experience, and the pressure to think logically and independent. अब ये जो sort of differences होते हैं ना, ये देखें वो कम पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता नहीं है, उनके नज़दीक उनके नज़दीक वही बात बेहतरीन है जो उनके आबा अजदाद कह गए। बेशक मैं आगे नहीं करती, बड़े आबा अजदाद जो कहते हैं वो बेहतरीन होते हैं, वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट जो वहम होते हैं, जो तोहम परस्ती होते हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं, दैट इज रॉन्ग। अब जैसे कहा जाता है जी उल्लू किसी घर में बैठे तो बर्बाद हो जाता है। अब ये देखिए टेस्टिफाई तो नहीं किया गया ना, इसे रियलिटी में चेक तो नहीं किया गया, बट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ये था जी आपका चैप्टर थिंकिंग, कॉग्निटिव और थिंकिंग के बारे में। होप्स तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।